नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 हाव्यू यानी कि मैट्रिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहेगी। वो कौन से क्वेश्चंस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू कहाँ से बनते हैं, हर टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे और मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक टॉपिक आपके लिए रामबाण होने वाला है। वहाँ से 1 से 2 नंबर में क्वेश्चंस ना मिले तो आप मुझसे कमेंट करके यही क्वेश्चन करिएगा कि आपने सर गलत क्यों बोला था। जब मैं बोल रहा हूँ तो निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे फिर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दें, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दें, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस सेम ही रहेगा और साथ ही साथ ये आपके लिए सीयूटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी बेनिफिट आपके लिए हो रहे होंगे। तो इस सीरीज में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। तो अभी करना क्या है, आपको चैनल के मेन पेज पे जाना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है और वहाँ से आपको क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स सोल्यूशन करके वो मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, वहाँ से बाकी के वीडियोस भी देख लेने। 2 चैप्टर हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया, जिसमें हमने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया था, वन वन मैनी वन, और ये जो रिलेशन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने गॉफ और फॉक निकालना भी सीखा था, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है, जो चैप्टर है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हमने डिटेल में कवर कर रखा है। वन शॉट वीडियो पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर वॉच कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और यहाँ पर देखने वाले हैं आव्यू, मैट्रिक्स आव्यू। सबसे पहले समझेंगे कि आव्यू क्या होता है, आव्यू के प्रकार क्या क्या होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और सबसे पहले समझेंगे आव्यू। आव्यू को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। जब आप अपने स्कूल में सुबह सुबह जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना होती है और प्रार्थना के लिए आपकी लाइन कैसे लगती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहते हैं टीचर, सबसे आगे क्या होते हैं, टीचर लोग खड़े रहते हैं और यहाँ पे जैसे क्लास लगी होती है 6th की, 7th की, ऐसे रहता है ना, फिर 8th की और फिर ये 9th की क्लास लगती है, इस तरीके से होता है ना। अब यहाँ पर 6th के जो भी जितने भी बच्चे होते हैं वो इस लाइन में खड़े होते, 7th की अपनी लाइन में खड़े होते और जितने भी 8 के जो बच्चे होते वो अपनी लाइन में खड़े होते और जो 9th के बच्चे होते वो अपनी लाइन में खड़े होते। ये ऐसे ही चलता है ना सीक्वेंस। अब होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ही आपका चलता है मैट्रिक्स यानी कि आव्यू। देखिए यहाँ पर जो 6th के बच्चे वो अपनी लाइन में, 7th के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइन में, 8th के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइन में और 9th के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइन में। तो ये जो लाइन इस तरीके से खींच रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। यानी कि सब अपने ही कॉलम में क्या होते हैं, खड़े होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका कॉलम। अगर आप ऐसे देखेंगे, 6th का एक बच्चा, 7th का एक बच्चा, 8th का एक बच्चा और 9th का एक बच्चा, तो इस तरीके से एक एक बच्चे के हिसाब से अगर आप एक लाइन खींचेंगे, जिसको हम रो के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये है तो सिर्फ और सिर्फ एक आयताकार श्रेणी ही। और आयताकार श्रेणी के रूप में जो बच्चे खड़े हुए, अगर आप उनको एलिमेंट्स मान लें और उन एलिमेंट्स को रो और कॉलम के हिसाब से अगर आप क्या करें, डिजाइन करें, तो इसी को ही हम आव्यू बोलते हैं, ठीक है ना। एक आयताकार श्रेणी है जिसमें आपने बच्चों को या फिर एलिमेंट्स को किस तरीके से सजाया हुआ है, रो और कॉलम के हिसाब से, और यही आपका आव्यू होता है। बेसिकली इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें तो यहाँ पर क्या बताया गया, एम एन जो कि संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्तियाँ, ओके, यानी कि ये रो हो गया, और एन स्तंभ यानी कि कॉलम वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को ही क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ पर समझना क्या है कि जिन संख्याओं से यह आव्यू बनाया जाता है उन्हें, उस आव्यू का हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जो बच्चे ऐसे खड़े हुए थे लाइन में, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, कॉलम और रो में, उन्हें क्या कहते हैं, हम अवयव कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकालना जाता है या फिर उसकी कोटि कैसे पता करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे ये कक्षा 6 में 2 बच्चे थे, उसके बाद मान लीजिए 7th में 3 बच्चे थे और उसके बाद से 8th में कितने थे, मान लो 80 थे, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से मान लीजिए। अब आपको यहाँ पर इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, और कोटि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। कोटि का मतलब सीधा सीधा होता है रो और कॉलम से, रो और कॉलम। अब बेसिकली रो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, वही चीज़ रो आपको देखना है। रो यहाँ पर कितनी, 1 2, तो रो की संख्या कितनी हो गई, 2, क्रॉस लगाए, क्रॉस लगाओ, कॉलम 1 2 3, तो कॉलम कितने हो गए, 3, यानी कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 3,
क्लियर हुआ कि नहीं? इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2×3, यही आपको समझना है बस। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही आपको समझाना था। अब यहाँ पर आपने कोटि निकालना भी सीख लिया। अब यहाँ पर बताया क्या गया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको मेरे समझाने में ना समझ में आया, तो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। यदि किसी अवयव में m पंक्तियाँ हैं, ओके, और n स्तंभ है, ओके, पंक्तियाँ यानी कि रो और स्तंभ मतलब कॉलम, यानी कि r स्तंभ है और c कॉलम है, तो उसे हम m×n क्रम का अवयव कहेंगे, यानी कि r×c का क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया, जैसे A B C D E F इस तरीके से दिया गया। अब इसका 3×2 ये क्या दिया गया है? रो इंटू कॉलम दिया गया है, यानी कि इसकी कोटि दी गई। कोटि फाइंड आउट करने का तरीका यही है, रो इंटू कॉलम। आपको देखना है इसमें रो कितने और कॉलम कितने। रो देखते हैं 1 2 3, तो रो कितने हो गए? 3 अब कॉलम देखने 1 2, कॉलम तो 2 ही है, 3×2, यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया बहुत सही दिया गया और हमें समझ में भी आ रहा है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। इतनी आसान तरीके से हम समझ ही रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अवयव के प्रकार, जो कि मैंने पहले ही सेशन में आपको बताने का प्रयास किया, और यहाँ से डेफिनेटली 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर प्रकार आपको अभी समझ में आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार इस वीडियो को सेव कर लेने की ज़रूरत है, जिसे अगर आप 2 बार सुन लेते तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब बोल रहा हूँ तो वो हकीकत भी होगी, ठीक है। बस कॉमन सेंस आपको लगाना है। अब यहाँ पर वर्ग अवयव आपको पढ़ना है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होता है? बराबर होता है। क्या बोला मैंने? जिसमें रो और कॉलम बराबर हो वो मैट्रिक्स क्या होगा? वर्ग अवयव होगा, ठीक है। रो की संख्या 2 भी हो सकती है, तो कॉलम की सभी संख्या क्या होगी? 2 होगी। रो की संख्या अगर 3 है तो कॉलम की संख्या क्या होगी? 3 होगी। रो की संख्या 4 है तो कॉलम की संख्या क्या होगी? 4। यानी कि यही तो चीज़ आपको समझनी है। अब ये बोल क्या रहा है? जिस अवयव में पंक्तियों यानी कि रो, स्तंभों यानी कि कॉलम की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, c = 2 - 1 और 0 4, ये दिया गया है। अब इसमें देखना है कि रो और कॉलम बराबर है क्या। हम देखते हैं रो कितना है? 1 2, रो तो हमारे 2 हो गए, कॉलम देखने 1 2, यानी कि ये भी सही है। रो और कॉलम की संख्या कितनी? बराबर है। और जब भी आपको ऐसा देखने को मिलता है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो आपको आंखें बंद करके जवाब दे देना है कि वो आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। समझ में आया ना? समझ में आया? बिल्कुल लाइक करो और दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है। अब समझते हैं पंक्ति अवयव या फिर पंक्ति सदिश किसे कहते हैं, ओके। अब पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो ही हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है उसे उस पंक्ति का क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव या फिर पंक्ति सदिश बोलते हैं। अच्छा जी, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया 0 - 1 4 3, ये दिया गया। अब इसमें देखो क्या रो के अलावा कुछ दिया गया? रो के अलावा कुछ दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। कॉलम दिया गया है, लेकिन कॉलम दिया गया है। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको समझनी है, इसमें कुछ इस तरीके से ही दिया रहेगा और पंक्ति सिर्फ क्या होगी? एक ही होगी। यहीं पर यही चीज़ तो मेन है। क्या बताया गया? पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। ये नहीं कि 2 3 4 और पंक्ति दूसरी बढ़ाए तो कॉलम भी तो बनने शुरू हो जाएंगे। यही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है कि उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए? पंक्ति अवयव में सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति होनी चाहिए, और तब वो आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या कितनी है? देखो रो 1 ही होगी और कॉलम 1 2 3 4, तो रो इंटू कॉलम की संख्या, रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 4, और रो इंटू कॉलम ही आपकी क्या होती है? ऑर्डर, यानी कि कोटि निकालना भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो एक के साथ 2 काम हो गए, एक तो आप अवयव के प्रकार सीख रहे हैं, दूसरा कोटि निकालना सीख रहे हैं, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कम 4 नंबर आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं हम स्तंभ अवयव। अभी हमने क्या सीखा था? बताओ? पंक्ति अवयव। और अब हम देख रहे हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में केवल क्या होना चाहिए? एक ही स्तंभ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया 3 - 1 और 0, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर यानी कि कोटि, रो इंटू कॉलम, रो हो जाएगा 3, कॉलम हो जाएगा 1। देखते हैं रो कितने हैं? 1 2 3, 3 रो हो गए, ओके। कॉलम कितना है? 1 ही कॉलम है। क्लियर हो गया ना? तो इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में केवल एक स्तंभ होना चाहिए, और कॉलम अवयव यानी कि वही है, और पंक्ति अवयव में केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए, यानी कि 1 रो ही होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अब अच्छा जी, कन्फ्यूजिंग कहाँ पर आएगा? कन्फ्यूजिंग होगा मुख्य विकर्ण और सिर्फ विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण क्या होता है? बेसिकली मुख्य विकर्ण में होता क्या है? जो विकर्ण के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये 3 5 4, ये चेंज होंगे, हमेशा चेंज होंगे विकर्ण अवयव में, और ये होंगे ही होंगे। 0 तो होगा नहीं, ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, सेम नहीं होगा। सेम होगा तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगा, है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये तीनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे,
ठीक है। और डिफरेंट होने के अलावा ये जो बच रहे हैं ये कुछ और एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये जीरो या फिर जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये यह के अवयव के लिए जिनके लिए आई बराबर जे, वर्ग अवयव के लिए बात हो रही है। मुख्य विकर्ण में वर्ग अवयव के लिए आई बराबर जे है, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। ओके, ये वर्ग अवयव के लिए ही अप्लाई होगा। मुख्य विकर्ण किसके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव के लिए अप्लाई होगा। और इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर ये रेखा देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अब पहली बात तो कंडीशन क्या होगी, मुख्य विकर्ण के लिए एक वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए मेरे भाई। वर्ग अवयव के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पहली बात मुख्य विकर्ण अवयव के लिए। और ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ नंबर होने चाहिए, कुछ ना कुछ डिजिट में होना चाहिए, ठीक है ना। सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, और जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले। अब देखने वाले हैं शून्य या फिर रिक्त अवयव। अरे भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, देखिए उसके रो और कॉलम मैटर नहीं करेंगे, बट उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, है। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है या शून्य या रिक्त है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य या फिर रिक्त अवयव कहते हैं। और इसका रो और कॉलम से हमें कोई मतलब ही नहीं। रो कितने 1 2 3, तो 3 हो गया रो। कॉलम कितने 1 2, तो कॉलम हो गए 2। यानी कि आप ऑर्डर भी निकालना सीख रहे हैं यहाँ पर, 3 क्रॉस 2 ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। एंड देन अब हम देखने वाले इकाई या तत्समक अवयव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इकाई या तत्समक अवयव का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये वर्ग अवयव होगा। क्या, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव के बारे में अभी हमने क्या बताया था, वर्ग अवयव में रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, रो और कॉलम बराबर होगा, पहली बात तो। इकाई या तत्समक अवयव की बात क्या होगी, पहली बात तो ये वर्ग अवयव होगा। दूसरा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 1 ही होंगे, हमेशा 1 1 होंगे। इसीलिए मैंने अभी बताया था मुख्य विकर्ण अवयव में कि ये 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर 1 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव। ओके, और इसको काहे से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। यस, आप सभी को अगर आंसर आता रहता है तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में भी दिया करें। और आपका एम कितना है, कितने परसेंटेज लाना चाहते हैं, मैथ में कितना स्कोर करना चाहते हैं, ये आप हमें बताया करें, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जब आप और मैं दोनों लगेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर विकर्ण अवयव। इससे पहले हमने देखा था मुख्य विकर्ण अवयव, और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं विकर्ण अवयव। बेसिकली होता क्या है, देखिए एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। इसमें क्या है, देखो डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के, पहली बात तो ये 1 1 होंगे नहीं, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेंज होंगे, तीनों चेंज होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण अवयव। और बाकी के जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जबकि मुख्य विकर्ण में ऐसा नहीं था, मुख्य विकर्ण में ये तीनों अलग भी थे और जीरो के अलावा भी कुछ ना कुछ ये एलिमेंट्स थे, नंबर में थे, 1 2 3 ऐसे था ना। तो मुख्य विकर्ण और विकर्ण अवयव में बस इतना ही चेंज है। पहली बात समानता क्या है, दोनों वर्ग अवयव होंगे, ये तो समानता होगी। और दोनों में अंतर क्या होगा कि विकर्ण अवयव जो होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो डिफरेंट अलग अलग होंगे। इसके साथ साथ ये 0 0 0 इसमें होगा, और वहाँ पर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ये दोनों में क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, और यही आपको याद रखना है। अगर आप ये भूलते हैं तो आप 1 या 2 नंबर भी मिस करेंगे। एंड देन इसके बाद देखने वाले निम्न त्रिभुजीय अवयव। ये काफ़ी बार ये आपके CUT में काम करेगा, ठीक है। CUT में इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, और 2-3 साल से CUT चल ही रहा है, तो दोनों बार कम से कम पूछा गया है, तो इसलिए भी आप इसको पढ़ के जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया निम्न त्रिभुजीय अवयव, ये क्या होता है। सबसे पहले ये क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा। ये क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा, और इसमें कुछ इस तरीके से नीचे की ओर एक त्रिभुज बन रहा होगा, इसीलिए इसे निम्न त्रिभुजीय बोलते हैं, ठीक है। नीचे की ओर इनके एलिमेंट्स अगर आप मैच करेंगे तो निम्न त्रिभुजीय, यानी कि नीचे की ओर एक त्रिभुज बनेगा, और इसीलिए इसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। सबसे पहले एक वर्ग अवयव होना चाहिए, और कुछ उनके एलिमेंट्स को मिलाने पर वो नीचे की ओर क्या बनना चाहिए, एक त्रिभुज बनना चाहिए, ट्राइंगल बनना चाहिए, और उसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। अब अच्छा, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव किसे कहेंगे, वर्ग अवयव तो हो गया होगा, बस वो त्रिभुज कहाँ पर बन रहा होगा, ऊपर की ओर बन रहा होगा। देखो ये बन रहा है कि नहीं, इन एलिमेंट्स से मिलकर, जो एलिमेंट्स दिए गए 0 के अलावा, ठीक है, बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। जो शेष एलिमेंट्स होंगे, जो अवयव होंगे, वो क्या होंगे, 0 होंगे, और बाकी जो नंबर दिए गए, जो डिजिट दिए गए एलिमेंट्स हैं, उनको मिलाने से एक ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा होगा, जिसे हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी इसको क्या करें, अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लें, और जो मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप डे बाई डे उनको पढ़ते चलें।
हर दिन में हर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में और भी बेनिफिट्स दिला रहे होंगे, है ना। कल के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अवयव को किस तरीके से जोड़ते हैं, अवयव को किस तरीके से घटाते हैं, है ना, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, नमस्कार।